यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऑनर हैं या आप इस कंपनी में प्लांट हेड अथवा जीएम की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? आपका पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे। समय के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आज आपकी एक फैक्ट्री है तो कल आप चाहेंगे कि आपकी दूसरी फैक्ट्री भी लग जाए। तो बिजनेस ग्रोथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपकी दिली ख्वाहिश होगी कि आपका बिजनेस ग्रो करे। इसके बाद दूसरी ख्वाहिश ये होगी आपकी कि आपका जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वर्ल्ड क्लास की हो, बेहतरीन क्वालिटी का माल बनाए। जो भी आप प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बनाएं वो बढ़िया बने, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बने। और जो भी प्रोडक्ट आपका बनता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो एक्सपोर्ट के काबिल भी हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें, चाहे वो अमेरिका, चाहे किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में करें। तो आप चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा हो और आप अलग अलग कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते काम। तो आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए ये जो भी आपकी चाहते हैं चार, आपको अपनी कंपनी के लिए एक आईएसओ का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कहीं भी आप जाइए, किसी भी बिजनेस में आप जाइए, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में हो तो आपके कस्टमर की डिमांड होती है और पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो क्यूएमएस हो, ईएमएस हो, आईएटीएफ हो, VI1 हो, सास हो। तो आपको किसी न किसी स्टैंडर्ड के थ्रू आपकी कंपनी को सर्टिफाई कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। अब हमारे इंडिया में इतनी सारी सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं, करीब करीब 30 के आसपास हैं, और ऐसे में एक किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यदि आपको सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में या एक्रेडिटेशन बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मेरे पिछले पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। इस पार्ट 1 में मैंने एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो यदि उसको भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज़ इंडिया में जो इस समय एक्टिव हैं 30 हैं। मैंने उसमें से 10 का सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसको सेलेक्ट करें, क्या करें। तो ये आपके लिए एक समस्या रहती है। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि सर्टिफिकेशन बॉडी का चुनाव करने में आपको सहूलियत हो, आसानी हो। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। इसका टाइटल है हाउ टू सेलेक्ट अ सर्टिफिकेशन बॉडी। सर्टिफिकेशन बॉडी का चुनाव कैसे करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और इस चीज़ की वजह से यदि आप परेशान हैं तो आप कैसे फैसला लें। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कंटेंट है आगे। इससे पहले कि मैं डिटेल बताऊं, इससे पहले मैंने आईएसओ सीरीज 1 रिलीज़ किया था जिसमें 7 पार्ट थे। ये सारे पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं। आईएसओ की बहुत बेसिक जानकारी हर एक सिस्टम के बारे में मैंने दी हुई है, और आप इसको ज़रूर देखिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी आईएसओ सिस्टम के बारे में। उसके बाद यदि आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो यदि आपने अब तक नहीं देखा हो तो इनको ज़रूर देखिए। अब इस करंट सीरीज़ 2 में ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं एक एक्रेडिटेशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडी के ऊपर पार्ट रिलीज़ कर चुका हूँ, इसको भी आप ज़रूर देखिए। और अब मैं इस पार्ट सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी, इसके ऊपर मेन जो प्रोग्राम है इस वीडियो का, ये मैं शुरू करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। कवरेज, देखिए मैं क्या क्या इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम किसी सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट करें। तो देखिए पहला क्राइटेरिया, रेपुटेशन।
जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी से आप सर्टिफाई कराना चाहते हैं उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। और यदि किसी कंपनी के रेपुटेशन के बारे में आपने जानना हो तो आप NABCB के वेबसाइट पे जाइए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक कंपनियां आजकल सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं, लेकिन जब वो आप NABCB के साइकिल पे जाइएगा तो उसमें से ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है। तो कंपनी के रेपुटेशन को देखते हुए कि कंपनी कितनी रेपुटेड है, उसी कंपनी के बारे में आप सोचिए। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस। जिस भी बॉडी को आप सेलेक्ट करें उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी उस फील्ड में कितने सालों से काम कर रही है, कैसे इसके ऑडिटर हैं, किस तरह के बिजनेस में वो डील करते हैं, किस तरह की फैक्ट्रियों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कितना है। तीसरी चीज़ एक्रीडेशन। जो भी कंपनी हो, वो जिस कंपनी को भी आप सेलेक्ट करें वो कंपनी एक्रीडेट होनी चाहिए, वो किसी न किसी एक्रीडेशन बॉडी से अटैच होनी चाहिए। कई बार कंपनी ऐसी आ जाती है जिनका कोई एक्रीडेशन होता नहीं है और वो सर्टिफाई कर देती है, फिर वो सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, सर्टिफिकेशन बॉडी और एक्रीडिशन बॉडी के बारे में यदि और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और ISO 2 का पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने इससे पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है। तो ये आपने कंफर्म करना है कि जिस बॉडी को भी आप सेलेक्ट करें, जिस किसी भी बॉडी को आप सेलेक्ट करें वो एक एक्रीडेटेड बॉडी हो, सर्टिफाइड बॉडी हो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा, स्पेशलाइजेशन। आप जिस आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी लाइन में आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटो की हो, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे वो फूड प्रोडक्ट की हो, जो भी हो, ऐसे केस में आपको जो देखना है कि जो आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी है उसकी स्पेशलाइजेशन है कि नहीं है। यदि मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप उस बॉडी को सेलेक्ट कीजिए जिसका कि ऑटो सेक्टर में ज़्यादा नाम है, जिसकी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, जिसके ऑडिटर स्पेशलाइज्ड है ऑटो सेक्टर को देखने के लिए। क्योंकि जो स्पेशलाइज यदि ऑडिटर आते हैं और आपके सिस्टम को चेक करते हैं तो उसकी बारीकियों को समझते हैं और वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल होगा वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये जो पांचवा पॉइंट है वो वैल्यू एडिशन है, इसी से रिलेटेड है स्पेशलाइजेशन से। कि यदि ऑडिटर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें कि आपका काम चल रहा है उसमें यदि उनकी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है तो आपकी इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, वो ज़्यादा कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस कराएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वैल्यू एडिशन का भी ध्यान रखिए कि जो भी सर्टिफाइड कंपनी हो वो आपकी कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड करके जाए ऑडिट के बाद। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिजनेस ग्रोथ। जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी से आप कराइए वो आपके बिजनेस ग्रोथ में सहायक हो। मान लीजिए आज आपने QMS का कराया, कल को आपको EMS का कराना हुआ या फिर IATF का कराना हुआ या फिर OSAS का कराना हुआ, तो जो भी सर्टिफिकेशन आप लेते हैं उसके लिए उस बॉडी कैपेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ QMS के लिए सर्टिफाइड है, EMS के लिए फिर आपको किसी दूसरे को देखना पड़ेगा, IATF के लिए दूसरे को देखना पड़ेगा, OSAS के लिए दूसरे को देखना पड़ेगा। तो बजाय कि 3-4 सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट कीजिए, आप ऐसे सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट कीजिए जो ऑथराइज्ड हो, जो एक्रीडेटेड हो, QMS के लिए भी, EMS के लिए भी, OSAS के लिए भी, IATF के लिए भी। तो ये आपने देखना है कि वो बॉडी प्रॉपर एक्रीडेटेड हो और ये चारों सिस्टम कर सकती है, ताकि जब भी आपका बिजनेस का ग्रो होगा वो उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मान लीजिए आपकी कंपनी में प्रोडक्ट जो है UK को जाता है, तो फिर आप ऐसे सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट कीजिए जो कि UK बेस हो, जिसका कि एक्रीडिटेशन जो है वो UK बेस हो। जैसे मैंने अपने पिछली स्लाइड में दिखाया हुआ है, उसके लिए यूकास है। ठीक है। तो ऐसे केस में आपने उस बॉडी को सेलेक्ट करना है जो कि उस कंट्री से रिलेटेड हो। इससे हालांकि ISO सर्टिफिकेशन लेने में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस ये रहता है कि यदि आप उस पर्टिकुलर कंट्री के बॉडी से आप सर्टिफाई कराते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस जरूर मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि जिस बॉडी से भी आप कराएं उसको आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से उसका एक्रेडिटेशन हो, उस कंट्री से वो अटैच्ड हो, सो दैट आपको उसमें आगे चल के आपको सहायता मिले और आपका बिजनेस ग्रो करे। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी जब आप सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है। इसके बाद सर्विस। सर्विस एक ऐसा फैक्टर है जो कि आफ्टर ऑडिट बहुत काम आता है। कई बार मैंने देखा है कि
सर्टिफिकेशन होने के बाद, रिकमेंडेशन होने के बाद भी सर्टिफिकेट इशू करने में कई कंपनियां महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा देती हैं, कई तो 6-6 महीने भी लगा देती हैं, जो कि काफ़ी अनरीजनेबल है। क्यों? ऐसे टाइम में यदि आपका कस्टमर आपसे मांगता है कि आप ISO सर्टिफाइड हैं, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, तो आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते। ऐसे केस में सर्टिफाइड कंपनी कुछ ऐसा करती है कि वो रिकमेंडेशन लेटर आपको दे देती हैं, जिसको कि आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को शो कर सकते हैं। लेकिन ये इनफ नहीं होता है। आपको चाहिए कि ऐसी कंपनी को सर्टिफाई कराएं, ऐसी कंपनी से सर्टिफाई कराएं जो कि आपको टाइमली सर्टिफिकेशन होने के बाद आपको सर्टिफिकेट टाइमली दे दे। उसके इसके अलावा बीच में भी जैसे कि आपके एनसीज वगैरह निकलते हैं और आप उसको कंप्लीट करके करेक्टर को भेजते हैं, तो उस केस में भी उनका रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली फास्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। तो जो भी कंपनी अपने सर्विस में अच्छी हो, प्रॉम्प्ट हो, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वो कंपनी कितनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है जिससे कि आप सर्टिफाई करा रहे हैं। मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने 3 कंपनी को सेलेक्ट किया, ये 3 कंपनी आपके लिए सुटेबल है। फिर आप ये देखिए कि तीनों कंपनी, पहली बात तो ये है कि इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। लेकिन यदि कॉस्ट के मामले में जो कंपनी आपको अपने कॉस्ट के हिसाब से कम कॉस्ट पे काम कर रही है, कम प्राइस ले रही है सर्टिफिकेशन का, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट में कमी आएगी और आपके लिए ठीक रहेगा। तो बस शर्त ये है कि जो भी सेलेक्ट आप कीजिए, यदि वो कॉस्ट कम भी है उसका, लेकिन वो ये सारी क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल करनी चाहिए। अदरवाइज यदि सिर्फ आपने कॉस्ट बेसिस पे ले लिया और इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने जो सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताए, किसी भी एक अच्छे सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे सर्टिफिकेशन बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सिलेक्शन की जो समस्या है कि किसको सेलेक्ट करें, किसी को ना करें, उसका ज़रूर आपको समाधान मिल गया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। इनकेस आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है और आप लाइक कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसको शेयर भी कीजिए। साथ साथ आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसको शामिल कर सकूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।